नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया वॉइस। मैं हूं आपके साथ जूही सिंह। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। लोकसभा चुनाव 2024 में भले ही अब ज्यादा समय ना बचा हो, लेकिन उससे पहले ही इंडिया गठबंधन की गांठें खुलने लगी है। लोकसभा चुनाव के नतीजे से पहले इंडिया गठबंधन के बीच में तल्खियां देखने को मिली थी। सपा के घटक दल भी कहीं ना कहीं विरोधी सुर अपनाते हुए नजर आ रहे हैं। लोकसभा चुनाव 2024 में भले ही अब समय ना बचा हो, लेकिन इंडिया गठबंधन की गांठें खुलती नजर आ रही हैं। लोकसभा चुनाव के नतीजों से पहले ही इंडिया गठबंधन के बीच की तल्खियां देखने को मिली थी, लेकिन अब सपा के घटक दल भी कहीं ना कहीं विरोधी सुर में नजर आ रहे हैं। महान दल के नेता केशव देव मौर्य ने सोशल मीडिया पर एक्स कर कहा है कि गांठ बांध लो, बाद में ईवीएम का रोना मत रोना। इस लोकसभा चुनाव 2024 में इंडिया गठबंधन नहीं चलेगा। लोकसभा चुनाव 2024 में समाजवादी पार्टी को कुछ अच्छा करना है तो 1 महीने के अंदर ही सीटों का बंटवारा कर सारे विवाद को खत्म करे, या इंडिया गठबंधन से अलग होकर चुनाव की तैयारियों में जुटे, नहीं तो हो जाएगी टाई टाई फिस। इस सोशल मीडिया एक्स पर जो ट्वीट किया गया है, इसको लेकर हलचल मची हुई है। हमारे साथ मौजूद हैं केशव देव मौर्य जी, इनसे हम जानकारी करते हैं क्या है पूरा मामला। सर, जो आपने ट्वीट किया है जिसको लेकर एक्स पर हलचल मच गई है इंडिया गठबंधन में, क्या कहना चाहिए? देखिए, मैं समाजवादी पार्टी का पक्षधर हूँ और मैं उनका शुभचिंतक हूँ। मैं अखिलेश जी का चाहता हूँ कि अखिलेश जी कुछ अच्छा करें। हाँ, कांग्रेस की जहाँ तक बात रही, उत्तर प्रदेश में कांग्रेस हारे, जीते उसका तो कुछ है ही नहीं, उनको उनको कोई नुकसान नहीं। लेकिन अखिलेश जी मुख्य विपक्षी दल हैं। अगर इंडिया गठबंधन में सीटों के बँटवारे को लेके इस तरह से किच-किच चलती रही और इस तरह से विवाद चलता रहा, तो रिज़ल्ट अच्छा नहीं आएगा, क्योंकि जनता भ्रमित रहेगी कि करना क्या चाहते हैं। मैं तो अखिलेश यादव जी को, इसके पहले भी मैंने सोशल मीडिया पे लिखा था कि अखिलेश यादव को प्री पोल अलायंस नहीं करना चाहिए कांग्रेस से। या तो आप गठबंधन करो तो अपनी क्लियर कर लो पोजीशन, दिसंबर तक, जनवरी में आप चुनाव में उतर जाओ, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी चुनाव में उतर गई। उत्तर प्रदेश में ये सच है कि अखिलेश यादव जी बहुत मजबूत हैं, लेकिन उसके लिए कुछ करना पड़ेगा। अखिलेश यादव जी ने मैनपुरी उपचुनाव जीता, घोसी उपचुनाव जीता, मिर्जापुर की 96 सीट पर उपचुनाव में समाजवादी पार्टी ने 10% पिछले 2022 से जो उपचुनाव हुआ दोबारा, तो वहाँ 10% वोट ज़्यादा हासिल किया। उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव अकेले दम पे मजबूत। पिछली बार 2022 में छोटे दलों के साथ गठबंधन हुआ था, उसमें महान दल भी था। महान दल से या और छोटे दलों से गठबंधन करके अखिलेश यादव ने 125 विधानसभा सीट जीती। अगर उसे लोकसभा के हिसाब से कहें तो 25 लोकसभा। 25 लोकसभा जो पार्टी जीत चुकी है छोटे दलों के साथ, जबकि अखिलेश जी उस समय ओवर कॉन्फिडेंस थे। 400 सीट जीतने की बात कर रहे थे। जबकि उनके गठबंधन में सब लोग उसी तरह थे, ओवर कॉन्फिडेंस। मैंने केवल बार-बार उन्हें कहा कि आप इतना हल्के में भारतीय जनता पार्टी को मत लीजिए। लेकिन 2022 हारने के बाद अखिलेश जी अब सतर्क हैं, चौकन्ना हैं। और अखिलेश जी अगर इतना चौकन्ना हैं और सतर्क हैं, और अखिलेश जी आज अगर छोटे दलों के साथ, जो भी दल उनके साथ हैं, अगर अपनी रणनीति तैयार कर लें और 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए उतर जाएँ, तो मैं दावे से कह सकता हूँ 40-50 सीट कहीं नहीं गई है लोकसभा में, क्योंकि ये मध्य प्रदेश नहीं है, ये राजस्थान नहीं है। मध्य प्रदेश और राजस्थान में कांग्रेस, बीजेपी एक ही सिक्के के 2 पहलू। अखिलेश जी भी कहा करते हैं कांग्रेस, बीजेपी दोनों एक है। तो उन्हें आपस में तालमेल करके क्षेत्रीय दलों को नुकसान पहुँचाना है, उन्होंने पहुँचा। तो जब अखिलेश जी इस बात को जानते हैं कि कांग्रेस क्षेत्रीय दलों को समाप्त करना चाहती है, उत्तर प्रदेश में भी वो मुख्य विपक्षी दल जो समाजवादी पार्टी है, बसपा है, उसकी जगह स्थान लेना चाहती, तो आप उनके साथ क्या कर रहे हैं? वो आपको कोई मुद्दा बैठने नहीं देंगे, रोज़ एक नया-नया बखेड़ा पैदा करेंगे। इससे बेहतर है कि आप 40-50 सीट जीत कर लाइए, और कांग्रेस मध्य प्रदेश में अच्छा करके आए, राजस्थान में करके आए, तेलंगाना में करके आए, वो छत्तीसगढ़ में ज़्यादा लोकसभा ले गए, और फिर आप पोस्ट पोल अलायंस करके सरकार बनवाइए। अखिलेश यादव जी भाजपा का सरकार बनवाने से रहे। अखिलेश यादव जी जब बनवाएँगे, तो कांग्रेस सरकार बनवाएँगे ना केंद्र में। तो 40-50 सीट पहले अखिलेश जी छोटे दलों के साथ गठबंधन करके जीत लें, और उसके बाद पोस्ट पोल अलायंस करके सरकार बनाए कांग्रेस की, और या तो फिर विवाद तत्काल खत्म हो। जनवरी तक, अगर जनवरी के पहले सप्ताह तक अगर चुनाव में नहीं उतर गए अखिलेश जी, तो उसका नुकसान कांग्रेस को क्या है? कांग्रेस तो 1 सीट जीती है, 1 लोकसभा।
एक और नहीं जीतेगी, जीरो हो जाएगी, लेकिन आपका सब कुछ चला लेकिन जाएगा। आज जो आपने और भारत रक्षा मंच के संयोजक सूर्यकांत केलकर से खास बातचीत की इंडिया वॉइस संवाददाता अजय चौहान ने। सूर्यकांत केलकर ने कहा कि जब से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बने हैं, भारत अखंड भारत की ओर बढ़ रहा है। भारत रक्षा मंच के संयोजक जो लगातार संघ के लिए भी काम करते और काफी संघर्ष किया है, क्योंकि देश की रक्षा व्यवस्था की बात करें, संघ की बात करें, संघ पर सवाल भी खड़े किए जाते हैं। और लंबे सफर करने के बाद आज हमारे साथ बैठे हुए हम बात करेंगे जिस तरह से बीजेपी ने 5 राज्यों के अंदर लगा चुनाव हुए थे, लेकिन 3 राज्यों के अंदर जो बहुमत हासिल की उसको लेकर चर्चा है, क्योंकि अभी तक विपक्ष भी लगातार सवाल उठा रहा है। कहता है कि अभी तक बीजेपी ने कोई भी अपना मुख्यमंत्री का चेहरा सामने नहीं लाया। हम बात करेंगे संघ के संयोजक से। सर, क्या लगता है कि बीजेपी का कोई चेहरा भी तक सामने है? क्योंकि कई ऐसे नाम सामने आए थे, बालकनाथ की बात करें, वसुंधरा राज की बात करें और भी बात करें, तो क्यों आपत्ति बता, क्यों विपक्ष इस पर सवाल उठा रहे हैं? नमस्कार, मैं सूर्यकांत केलकर भारत रक्षा मंच का राष्ट्रीय संयोजक हूँ। आपने जो प्रश्न किया है कि 5 राज्यों में जो चुनाव हुए अभी, उनमें से 3 राज्यों में भाजपा को यानी लोगों के अनुमान के विपरीत बहुत बड़ी सफलता मिली है। तो इसके कारण क्या है? मुझे ऐसा लगता है कि देश अपने वास्तविक स्वरूप को जानने लगा है। यह देश इंडिया नहीं, भारत है, हिंदुस्तान है, आर्यावर्त है। इसकी एक प्राचीन पहचान है। इस पहचान को ही मिटाने का प्रयत्न अंग्रेजों के द्वारा भी हुआ और अंग्रेज की ही बहन कांग्रेस रही है। कांग्रेस के द्वारा भी यही प्रयत्न चालू हुआ। अन्य दल भी प्रायः कांग्रेस से ही निकले हुए दल हैं, उसी विचारों के। कम्युनिस्ट तो सामान्यतः देश विरोधी ही रहे। कम्युनिस्ट तो भारत में कमीनापन ही जिनका इष्ट है, कमीनी ही जिनका इष्ट है, वो कम्युनिस्ट कहलाता है। उनका तो वो कोई विचार करने का कारण ही नहीं। वो देश विरोधी हरकतों में 2-3 बार बड़े प्रकट रूप से सामने आए हुए हैं। किंतु कांग्रेस भी उनके प्रभाव के कारण या अन्य बातों के कारण एक तरह से भारत की असली पहचान ही मिटाने की चेष्टा में लगी रही। भारत को उसकी असली पहचान से वो दूर ले जाने का प्रयत्न कर रही थी। इनमें कोई मंत्रिमंडल ऐसा बताया नहीं जा सकता है कि जिस मंत्रिमंडल में किसी न किसी मंत्री पे भ्रष्टाचार के आरोप न लगे हो। किसी मंत्रिमंडल में 1-2 मंत्रियों पे लगे होंगे, किसी पे 4-5। मनमोहन सिंह के समय तो मेरी ये बात, एक ये जो मुद्दा मैंने रखा है ये पूरा करूं, तो लोगों ने देखा है कि लोग वायदे करते हैं जनता के भलाई के वगैरह और भ्रष्टाचार में लगे रहते हैं। लेकिन बीजेपी ने इस बार एक चीज देखा है, जिस तरह से राम मंदिर बनाया गया, सभी को राम भक्त बना दिया, मंदिर भिजवाने लगे, राम मंदिर बनवाने लगे। लेकिन बीजेपी के बाद उससे पहले राम मंदिर नहीं था। अब सिरा लेते हैं, अब प्रचार भी करते हैं कि क्या बीजेपी का ही राम मंदिर है या संघ का राम मंदिर है या आरएसएस का। इस पर भी सवाल खड़ा होता है। क्या लगता है कि ये राम मंदिर किसका है? राम मंदिर न बीजेपी का है न आरएसएस का है। बीजेपी राम मंदिर राम भक्तों का है। और भारत सामान्यतः प्राचीन काल से ही राम भक्त है। सबके बोलने में राम राज्य आज याद किया जाता है। कि मुझे तो आश्चर्य लगता है किसी राजा को और उसके राज्य को इतने दीर्घ काल तक उसकी याद लोगों के दिमाग में बनी हुई है। ये एक आश्चर्यजनक बात है। दुनिया में कोई ऐसा नहीं है जिसके बारे में, और राम राज्य के मामले में कहते ही है कि वहाँ शारीरिक, मानसिक इस तरह के कष्ट नहीं थे लोगों को। तो राम राज्य की बात, ये तो यहाँ आम जनता में इतनी पेनिट्रेट हुई है। आम जनता के हृदय में राम राज्य, राम बसा हुआ है और उसको ही मिटाने की चेष्टा एक तरह से की गई, जो सफल नहीं हुई, सफल होनी नहीं थी। इतना ही है कि बहुत देर में यश मिला। और सौभाग्य ये है कि
यानी भाजपा का सौभाग्य है कि उसको इसका श्रेय मिल गया। वास्तव में ये तो होना ही था। क्योंकि बिल्कुल देखिए, लगातार जो देश के अंदर राम मंदिर बन रहा है, सदियों पुराने कई ऐसे पीढ़ी हैं, यहाँ तक कि 110 साल के लोगों से भी हमने बात की, कहते हैं कि राम मंदिर कब बनेगा, राम लला कब आएंगे। लेकिन बीजेपी के बाद आने के बाद योगी की बात करें या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात करें, कोई ना कोई लोग अलग अलग उनके विचार होते हैं। हमारे साथ संयोजक भी थे, प्रचारक भी रहे संघ के, तो लगातार कहीं इनके भावुक हुए इस समय, क्योंकि राम मंदिर इनके नजरों के सामने स्थापित किए जाएंगे, उद्घाटन किया और अपने जो कक्ष में थे वो पहुंचेंगे। एक सबसे बड़ा मुद्दा है और भारत की सबसे बड़ी उत्पत्ति राम मंदिर है। वही जम्मू कश्मीर की बात करें तो उसमें भी पीओके लेने की बात कल अमित शाह जी ने कहा था, लेकिन उस पर विपक्ष ने हंगामा काटा, क्योंकि पीओके भारत का है, भारत का रहेगा, इसको लेकर के सब कहा। लेकिन उन्होंने कहा 12 जो सीटें हैं वो भारत की हैं और हो सकता है 2024 से पहले कोई ऐलान हो जाए या फिर 2024 के बाद पीओके भी जम्मू कश्मीर की तरह मुक्त कराया जाए। कहीं ना कहीं देखने वाली बात होगी। आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज दिल्ली, अजय चौहान। और रायपुर से बड़ी खबर, सीएम फेस पर आज खत्म हो सकता है सस्पेंस। आज होगी विधायक दल की बैठक। सभी विधायकों को आज बीजेपी दफ्तर बुलाया गया। सभी विधायकों से मिलेंगे पर्यवेक्षक। लंच के बाद 2 बजे फिर से होगी बैठक। तो सीएम फेस पर जो है आज फैसला हो सकता है, बातचीत हो सकती है। रायपुर से खबर आपके साथ साझा कर रहे हैं। बीजेपी के तमाम विधायक जो है आज पर्यवेक्षक के साथ बैठकर बैठक करेंगे और इस दौरान सीएम फेस पर जो है चर्चा हो सकती है कि अब छत्तीसगढ़ की सत्ता कौन संभालेंगे। निश्चित रूप से पर्यवेक्षक आ रहे हैं हमारे, और पर्यवेक्षक आके क्या निर्णय करते हैं हम उनके इंतजार में है। कोई फॉर्मूला ना होता है, पार्टी का जो सिस्टम पार्लियामेंट बोर्ड ने कहा होगा वो लेके आ रहे हैं। लोकसभा देखते हुए तो हमने विजयश्री इतनी, मैं छत्तीसगढ़ के आपके माध्यम से सभी मेरे कार्यकर्ताओं को, सभी मेरी लीडरशिप को ये बधाई और आशीर्वाद देना चाहता हूँ। उन्होंने अथक प्रयत्न करके न होने वाली चीज ऐसी ऐतिहासिक जीत की है, इसलिए निश्चित मानिए कि लोकसभा संपूर्ण सुपड़ा साहब कांग्रेस का होने वाला। बहुमत मिलने के बाद सरकार बनाने की बारी, विधायक दल की बैठक हो गए और उसमें नेता का चयन होगा और नेता के चयन के बाद फिर बाकी औपचारिकता पूरी की जाएगी और मुझे उम्मीद है कि वो जल्द होगी। छत्तीसगढ़ में मुझे संगठन ने दायित्व दिया है, मैं वहां जाऊंगा और वहां के जनता के अनुरूप विधायक दल की बैठक में नेता का चयन होगा। 2024 को लेकर बीजेपी की तैयारी चल रही है, लेकिन इंडिया गठबंधन की तस्वीर अब तक साफ नहीं हो पाई है। सपा के सहयोगी महान दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष केशव देव मौर्य ने अखिलेश को बड़ी सलाह दी है, जिसके साथ ही कांग्रेस को 1 महीने का अल्टीमेटम भी दिया है कि 1 महीने में सीटों का बंटवारा करे, वरना हार का सामना करना पड़ेगा। दरअसल राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में कांग्रेस को मिली करारी हार के बाद इंडिया गठबंधन को जबरदस्त झटका मिला है। ये रिपोर्ट देखिए। इंडिया गठबंधन हाथ जोड़ लेना चाहिए, नमस्ते कर लेना चाहिए और अलग होकर अपनी तैयारी अकेले दम पर करना चाहिए, क्योंकि मुख्य विपक्षी दल केवल समाजवादी पार्टी है उत्तर प्रदेश में, और उत्तर प्रदेश में हारने जीतने का नुकसान समाजवादी पार्टी को, कांग्रेस वैसे भी क्षेत्रीय दलों को समाप्त करना चाहती है। तो सुना आपने, ये है केशव देव मौर्य। मौर्य जी सपा के सहयोगी महान दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। सपा प्रमुख अखिलेश यादव को सलाह दे रहे हैं कि 24 से पहले कांग्रेस से दूरी बना ले, वरना लेने के देने पड़ सकते हैं, यानी राजनीतिक नुकसान तय है। बकायदा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर सपा के सहयोगी दल महान दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष केशव देव मौर्य इन दिनों खूब अपनी भड़ास भी निकाल रहे हैं और अखिलेश यादव को समझाने में जुटे हैं कि वो या तो महीने भर के अंदर सारी स्थिति को साफ कर ले या फिर इंडिया गठबंधन से अलग हो जाए, नहीं तो 2024 में उत्तर प्रदेश में टाई फिस पक्का है। इंडिया गठबंधन हाथ जोड़ लेना चाहिए, नमस्ते कर लेना चाहिए और अलग होकर अपनी तैयारी अकेले दम पर करना चाहिए, क्योंकि मुख्य विपक्षी दल केवल समाजवादी पार्टी है उत्तर प्रदेश में, और उत्तर प्रदेश में हारने जीतने का नुकसान समाजवादी पार्टी को, कांग्रेस वैसे भी
क्षेत्रीय दलों को समाप्त करना चाहती है। तो ऐसे में मैंने इसलिए ये लिखा एक्स पर कि जिससे ये विवाद खत्म हो और समाजवादी पार्टी भाजपा का मुकाबला करे और भाजपा को 40-50 सीटों पर हराए। 125 सीट समाजवादी पार्टी जीत चुकी है विधानसभा चुनाव में। अगर उसे लोकसभा के हिसाब से जोड़ें तो 25 लोकसभा होती है। तो 25 लोकसभा जो जीत चुका है, जबकि वो ओवर कॉन्फिडेंस में थे उस समय, और इस समय चौकन्ने हैं। तो चौकन्ने अखिलेश यादव जी छोटे दलों के साथ अच्छी रणनीति बना के 40-50 सीट आराम से जीत सकते हैं, इसमें कोई दुविधा नहीं। दरअसल केशव देव मौर्य का ये बयान एक ऐसे वक्त में आया है जब विधानसभा चुनाव में मिली हार के बाद इंडिया गठबंधन का अगला कदम क्या होगा, इसकी तस्वीर अभी तक साफ नहीं हो पा रही है। गठबंधन के लिए ना तो अब तक संयोजक का नाम तय हो पाया है और ना ही सीटों के बंटवारे को लेकर कोई बात पक्की हुई है। यही नहीं, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और टीएमसी की नेता ममता बनर्जी भी इसे लेकर सवाल उठा चुकी हैं। गठबंधन की मुश्किलें यहीं कम नहीं होती हैं, इनके सदस्यों में अभी तक समन्वय भी नहीं बन पा रहा है। ऐसे में सवाल ये कि उत्तर प्रदेश में कांग्रेस और सपा अलग अलग होने जा रही हैं और ये खुद समाजवादी पार्टी के ही सहयोगी दल भी चाहते हैं, मगर अब राज्यों के विधानसभा चुनाव में हारने के बाद अपनों के सितम से परेशान कांग्रेस भी लग रही है। इंडिया गठबंधन के सभी साथी चाहते हैं कि शीघ्र ही सीटों का बंटवारा तय हो और जो दूसरे मुद्दे हैं रणनीति पर वो सारी चीजें फाइनल हो। तो कांग्रेस पार्टी भी उस पर काम कर रही है। हमारी बैठकें लगातार कोऑर्डिनेशन कमेटी की चल रही हैं और जो केशव देव मौर्य जी कह रहे हैं बिल्कुल सच है। हमको शीघ्र ही सीटों के बंटवारे की स्थिति स्पष्ट करके चुनाव में जाना होगा। कांग्रेस पार्टी उसको लेकर गंभीर है, हम तैयारी कर रहे हैं और शीघ्र ही आपके सामने आ जाएगा। वैसे तो चुनावी नतीजों के बाद कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने इंडिया गठबंधन की बैठक बुलाई थी, लेकिन अखिलेश यादव, ममता बनर्जी के साथ साथ कई नेताओं ने दूसरे कार्यक्रम तय होने का हवाला देकर आने से इनकार कर दिया था। इधर बीजेपी नए जोश के साथ चुनाव की तैयारियों में इंडिया गठबंधन से आगे दिखना चाह रही है, मगर राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में कांग्रेस को मिली करारी हार के बाद इंडिया गठबंधन को जबरदस्त झटका मिला है। आए दिन कोई ना कोई नेता इस तरह के बयान दे ही देता है। खास तौर पर समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच रिश्तों में आई तल्खी के बाद तस्वीर साफ नहीं हो पा रही कि अब आगे की रणनीति उत्तर प्रदेश में क्या होगी। इस बीच सपा के सहयोगी महान दल के मुखिया केशव देव मौर्य ने अखिलेश यादव को बड़ी सलाह देकर एक बार फिर से सियासी हलचल बढ़ा दी है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया वॉइस, लखनऊ। वहीं बीएसपी से निष्कासित होने के बाद दानिश अली ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर क्या कुछ कहा, आइए सुनते हैं। आज मुझे करीब 4-4:30 बजे सूचना मिली मेरे पार्टी कार्यालय से कि मुझे बहुजन समाज पार्टी से पार्टी विरोधी गतिविधियों के चलते निलंबित कर दिया गया। मुझे मालूम है आप पिछले 1.5 घंटे से मेरी प्रतिक्रिया लेने के लिए इंतजार कर रहे थे। मैं इतना ही कहूंगा कि बहन कुमारी मायावती जी का हमेशा मैं शुक्रगुजार रहूंगा कि उन्होंने मुझे बहुजन समाज पार्टी का टिकट देकर के लोकसभा का सदस्य बनने में मेरी मदद की। बहन जी ने मुझे बहुजन समाज पार्टी लोकसभा में संसदीय दल का नेता भी बनाया। मैंने अपनी पूरी मेहनत और लगन के साथ बहुजन समाज पार्टी को मजबूत करने का भरसक प्रयास किया और कभी भी किसी प्रकार का पार्टी विरोधी काम नहीं किया है। इस बात की गवाह मेरे अमरोहा की जनता है। मैंने भारतीय जनता पार्टी की सरकार की जन विरोधी नीतियों का विरोध जरूर किया है और आगे भी करता रहूंगा।
मैंने जनता के हित और पार्टी की आइडियोलॉजी को ध्यान में रखते हुए संसद के अंदर, लोकसभा के अंदर मैंने इस देश के शोषित, वंचित, पीड़ित समाज की, किसान की, गरीब की, मजलूम की, पिछड़े वर्ग की, शेड्यूल कास्ट की, दलित की, अकलियत की, बेजुबानों की जुबान बनने का काम किया। अगर ये सब पार्टी विरोधी है तो मुझे पता नहीं। कहीं भी कोई अन्याय होता है उसके खिलाफ सबसे पहले आवाज बुलंद करने का काम किया है और आगे भी करता रहूं। और मथुरा में श्राइन बोर्ड के गठन पर फिर से सुनवाई शुरू होगी। बता दें कि गिरिराज पर्वत के पर्यावरण संरक्षण और आवश्यक व्यवस्थाओं के लिए श्राइन बोर्ड के गठन पर फिर से सुनवाई शुरू होने जा रही है। बताया जा रहा है कि 22 दिसंबर को एनजीटी दोबारा सुनवाई करेगा, जिसको लेकर सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर नाथद्वारा मंदिर बोर्ड को सुनवाई में पक्षकार बनाया गया है। बढ़ते हैं आगे। खबर उत्तर प्रदेश के संभल जिले से है, जहां एक फर्म के मैनेजर को अज्ञात बदमाशों ने गोली मार दी। बता दें कि संभल जिले के चंदौसी कोतवाली इलाके में शुक्रवार की देर रात्रि घर लौट रहे मेंथा फर्म के मैनेजर को गोली मारने की घटना सामने आ रही है। वहीं वारदात को अंजाम देकर आरोपी मौके से फरार हो गया। हालांकि पूरी घटना सीसीटीवी में कैद हो गई। वहीं सूचना मिलते ही घटनास्थल पर पहुंची पुलिस ने गंभीर हालत में फर्म के मैनेजर को हायर सेंटर रेफर किया। वहीं पुलिस सीसीटीवी कैमरे की फुटेज के आधार पर कार्रवाई में जुट गई है। और खबर अलीगढ़ से है, जहां तब सनसनी फैल गई जब गोंडा थाने इलाके में एक युवक का शव बरामद हुआ। बता दें कि गोंडा थाना इलाके में खेत किनारे युवक का शव मिला है। वहीं मौके पर मृतक की बाइक और बैग भी बरामद हुआ है। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। संभल में पुलिस ने नकली नोट छापने वाले गैंग का पर्दाफाश कर दिया है, जहां से पुलिस ने गैंग के 7 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। नकली नोटों के सौदागरों के कब्जे से पुलिस ने लाखों के नकली नोट और नोट छापने का कागज भी बरामद किया है। फिलहाल के लिए बुलेटिन में बस इतना ही। खबरों के लिए बने रहिए इंडिया वॉइस के साथ।